गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अभी जो हम लोग पढ़ेंगे एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए पहला मतलब ये हो सकता है 20 नंबर का क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, 40 का पता नहीं लेकिन 20 में श्योर शॉट है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको एनालाइज कीजिए and discuss the significance of its key components. ठीक है, how do these components reflect the economic health of a country। ये अलग अलग जो कंपोनेंट है ये कैसे किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ या आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है भारत, ये क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन बीओपी की संरचना का विश्लेषण कीजिए। ये हो गया संरचना का विश्लेषण, और इसके प्रमुख घटकों मतलब कंपोनेंट्स, ठीक है, मेन जो कंपोनेंट है वो के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये घटक देश की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार दर्शाते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, अच्छा, एक तो ये हो गया भाई, और भी एक क्वेश्चन बन सकता है बीओपी क्राइसिस पे। ठीक है, तो वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ दे इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ रुपी। ये टेल क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर पे आ सकता है। ठीक है, जो पीसी के लिए ऐसे, और स्टेट पीसी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए 10 नंबर काफी है ये। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इसको मतलब फ्रेम करें। ये काफ़ी यूज़फुल होगा जो न्यू है, एकदम से आंसर राइटिंग जानते ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले बात क्या पढ़िए, क्या पूछ रहा है, एनालाइज, एनालाइज विश्लेषण कीजिए किसका, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका कंपोनेंट के बारे में पूछा है, और ये कंपोनेंट इकोनॉमिक हेल्थ को कैसे दर्शाता है, ये तीन कीवर्ड है। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, की कंपोनेंट, उसका सिग्निफिकेंस इन द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट कैसे लेंगे भाई, पहला तो देखिए, खासकर जेपीएससी में जहाँ 40 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप जहाँ पर और जगह है वहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लेंगे, अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो तो इस 40 नंबर के हिसाब से पढ़िए ताकि आराम से आपका लिखा जाए। पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान संतुलन क्या है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, हिंदी में अगर चाहिए तो आप बोलिएगा, हिंदी में भी मैं कर दूंगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना है इंट्रो में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, एक लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक फिगर बनाएंगे इस तरह का। ठीक है, उसके बाद देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना में ही नहीं होगा, और भी लिखना होगा। ठीक है, ये एक समरी है ऑफ ऑल द फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड बाय इंडिविजुअल्स, ये सब हमने देखा था, कॉरपोरेट फर्म्स और गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कंट्री के पास सब मतलब सब सरप्लस है या डेफिसिट इन ट्रेड है, ये दिखाता है भाई। ठीक है, उसके बाद सरप्लस कब होगा, डेफिसिट कब होगा, वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस तरह से बीओपी देखिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किसका, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, कब कब तक, इन स्पेसिफिक पीरियड दैट इज ऑफ एफआई फिनेंशियल ईयर, या जो भी अकाउंटिंग ईयर होगा उस कंट्री में उसका। ठीक है, इंडिया के बारे में पूछ रहा है तो फिनेंशियल ईयर, ये मेंटेन बाय आरबीआई ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है,
एज पर द IMF मैनुअल BMP 6 मैनुअल में ये हमेशा डॉलर में एक्सप्रेस होता है। उसके बाद इसमें क्रेडिट को प्लस में, जो अपकमिंग मनी है प्लस में, और डेबिट जो आउटगोइंग फ्लो है, आउटफ्लो है, उसको माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो वर्ल्ड का BOP होता है वो आइडियली जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एक देश किसी दूसरे देश को लोन देगा, फिर वो कहीं लोन देगा, ठीक है, फिर वो कहीं लोन देगा, तो ये घूम फिर के एक जो कोई लोन दे रहा है तो कोई ले भी तो रहा है, तो इसलिए पूरा वर्ल्ड का क्या होता है, BOP जीरो होता है भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद BOP कैलकुलेट क्यों करते हैं, ये पर्पस लिखना है। ठीक है, अभी BOP का डेफिनेशन ही लिख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, BOP स्ट्रक्चर में ये सब इम्पोर्टेंट है आपका। ये रिवील करता है फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए कंट्री। एन इंडिकेटर है वो फॉर व्हाट, कि भाई करेंसी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करने में गवर्नमेंट को हेल्प करता है ये। ठीक है, फिर चेंज इन फॉरेक्स, मोमेंट इन फॉरेक्स एक्सचेंज में दिखाता है कैसे, ये भी देखा था हमने अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको इसमें लिख लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए ये हो गया, सॉरी ये दो बार आ गया। ठीक है, पर्पस भी दो बार आ गया, आई थिंक सो सॉरी। उसके बाद देखिए वो BOP हो गया, फिगर हो गया इंडिया वाला, उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम लोग कंपोनेंट कंपोनेंट जैसे ही लिखेंगे, इसमें तीन फटाक से इस तरह का फिगर बना देना है, यही फिगर छाप देना है एकदम से। ठीक है, इजी भी है ये फिगर। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट एक एक करके एलेबोरेट करना कि करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, उसमें ट्रेड इन गुड्स क्या होता है, मर्चेंडाइज ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इन सर्विसेज क्या होता है, उसके बाद आपका फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ लिखना है कैपिटल अकाउंट में। हाँ, उसमें ये भी लिखना है, ये तो लिख दिया, इसको सजा के इस तरह लिखना, मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब अगर इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट होगा, ये सब चीज़। और यहाँ पे लिख देना है कि अभी क्या चल रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट है, कितना डेफिसिट है। ठीक है, ये लिख देना है। फिर सर्विसेज में इस तरह से कुछ एग्जांपल भी दे देना है। ठीक है, फिर प्राइमरी इनकम सेकेंडरी इनकम या जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन था वो हमने पढ़ा था। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है कि कौन कौन सा होता है, एसेट और लाइबिलिटी जो क्रिएट होती है उस पर जो ट्रांजेक्शन होता है वो होता है आपका एक कैपिटल अकाउंट का पार्ट, जिसमें FDI है, FPI है, FII है, फिर ECB होता है, फिर रिजर्व एसेट होता है। ठीक है, फॉरेक्स, फिर अदर इन्वेस्टमेंट लाइक ट्रेड क्रेडिट्स, लोन्स, करेंसीज, फिर NRI डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एक का सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। ट्रेड डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये लिखना है। आप देखिए ट्रेड अभी क्या है, डेफिसिट है। जैसे रशिया के साथ हमारा हमेशा क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं भाई, लगभग 80% इंपोर्ट करते हैं, 20% एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रेड डेफिसिट है तो देखिए जैसे ट्रम्प ने बढ़ा दिया या कोई इस तरह का घटना हो गया, तो ट्रेड डेफिसिट है तो हमारा फॉरेक्स मूव करेगा किधर, डाउन की तरफ। ठीक है, फिर सर्विस बैलेंस देखेंगे इनविजिबल पार्ट में। ठीक है, IT वाईटी ये सब लिख देना है। ठीक है, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम, FDI FII। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सब लिखना है कि क्या ज़रूरी है भाई। जैसे सस्टेन्ड FDI इनफ्लो सिग्निफाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर हमेशा FDI आ रहा है, इसका मतलब बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया पर अपना कॉन्फिडेंस जमाना चाहते हैं कि भाई इंडिया एक अच्छा बेहतर विकल्प है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे फॉक्सकॉन हो गया आपका, एप्पल का आईफोन जैसे बनने लगा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, इसका क्या रोल है भाई, एडिक्वेट रिजर्व और इसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा खासा रिजर्व होना चाहिए इंडिया के पास। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मीटिंग इंटरनेशनल पेमेंट, है ना, ऑब्लिगेशन एंड ब्लोस्टरिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमारा रुपया का वैल्यू ठीक होना चाहिए। ये हो गया।
तो देखिए क्वेश्चन का हम लोग कितना पार्ट कर लिए देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ की कंपोनेंट भी हो गया। अब देखेंगे हाउ दिस कंपोनेंट्स, मतलब ये घटक देश की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं किस प्रकार दर्शाता है। ये जब सिग्निफिकेंस लिखे ना, उसके बाद यहाँ लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ और फिनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री। ठीक है, ये आपको करंट डेटा के साथ ऐड कर देना है कि भाई अगर डेफिसिट ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर डेफिसिट ज़्यादा होगा तो करंट करेंसी वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी महंगा होगा, फिर इसेंशियल कमोडिटी का प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर महंगाई आएगी, क्योंकि मशीनरी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसेंशियल कमोडिटी है वो, अगर उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो फिर क्या बहुत दिक्कत हो जाएगी, करंट अकाउंट डिफिसिट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ लिखना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो क्या होगा, क्या दर्शाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या दर्शाता है कि ट्रेड में हमारा डेफिसिट है, या सर्विसेज में डेफिसिट है, या रेमिटेंस कम आ रहा है। और अगर रेमिटेंस ज़्यादा आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, बाहर इंडिया के लोग बाहर में जाके पैसा मतलब ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। फिर क्या लिखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने अभी बोला था, हमने पिछले लेक्चर में हमारे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देखा था कि 1.5 से 2% ऑफ जीडीपी इज कंसिडर्ड 1.5 to 2% of GDP means current account deficit in range of 1.5% to 2% of GDP is considerable sustainable for India and consistent with the GDP growth at the rate of 7.7 to 8%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, अभी लगभग 0.2% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग डाटा भी देखे थे पिछले क्वार्ट, इसी ईयर टू ईयर रेशियो में क्या था, मतलब पिछले साल इस समय वो 0.9% के करीब था, तो काफ़ी अच्छा स्थिति है। ठीक है, अच्छा, करंट अकाउंट सरप्लस था हमारा मार्च के एंड में, मार्च है ना 2025 को, उसके एंड में था कितना, 13.2 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, अच्छा, करंट अकाउंट अगर सरप्लस होगा तो क्या होगा भाई, है ना। वाइल ए सरप्लस कैन इंडिकेट ए हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हमारा ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर हमारा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ना। इट मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट रिड्यूस डोमेस्टिक डिमांड। सब कुछ फायदा ही है तो है, कहीं कहीं घाटा भी है ना किसी चीज़ का, हर सिक्का का दो पहलू है। अगर करंट अकाउंट सरप्लस है मतलब खर्चा कम हो रहा है ना, आउटफ्लो कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो ये दर्शाता है इकोनॉमिक स्लो डाउन लाइक कोविड। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है, इसीलिए बोला गया ना 1.5 to 2% ऑफ deficit is consistent and manageable and sustainable with the GDP growth rate of 7 to 8%। तो ये सब चीज लिख देना है। सरप्लस होगा तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बट ज़्यादा सरप्लस भी ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका सर्विस, ये रेमिटेंस के बारे में भी लिखिए, यहाँ हमने नहीं लिखा है। ठीक है, कितना रेमिटेंस अभी मिल रहा है, जब भी आप ये सब चीज़ लिखिए ना तो करंट डाटा दे दीजिए कि जैसे हमने बताया कि अभी कितना डेफिसिट है। जब भी आप एग्जाम जाएंगे उससे 1-2 महीना पहले करंट डाटा को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस में क्या है भाई, कितना है, जैसे मार्च के एंड में था 13 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, उसके बाद कैपिट सर्विसेज रेमिटेंस ये सब का क्या हाल है, हमारा सर्विस सेक्टर में जैसे इंश्योरेंस सेक्टर क्या कर रहा है, ये सब भी ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट का बात कीजिए कि भाई कैपिटल अकाउंट का क्या स्थिति है, एफडीआई उसमें क्या इनफ्लो हो रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या स्थिति है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आ जाएगा, मतलब इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इन कॉन्फिडेंस विद द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए टिपिकली फॉर ए कंट्री सच एज इंडिया a current account deficit happens because a developing economy needs to import lot of capital goods, correct। ठीक है, to build its capacity to produce more exports। A trade deficit also suggests that India's underlying economy has strong demand pulse। ठीक है,
जैसे देखिए क्या है, अगर आप, जैसे मैं काम करता था, मेरे मित्र भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थे, हम ना इसी में जॉब है। तो क्या हुआ, तो बहुत सारे जर्मनी से खासकर और चाइना हांगकांग से मछलियाँ आते थे। और या आप बोल सकते हैं सोलर पैनल्स, वो चाइना या हांगकांग, जिम इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये सब लाके क्या हो रहा है, हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, और देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट स्टैंड एट 2.4 यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर, अप्रैल से जून क्वार्टर का ये डाटा है। अगेंस्ट द 8.6 यूएस बिलियन डॉलर और 0.9%, ये हमने बता दिया अभी, ठीक है। देखिए 68 ये सब था नियरली, है ना। क्यों करंट अकाउंट डिफिसिट आया, क्योंकि भाई हमारा यूएस टैरिफ इम्पैक्ट हुआ है ना मार्च के बाद, ठीक है। ईसीबी में क्या हुआ, हमारा ज़्यादा बोरिंग हुआ है 3.7 बिलियन यूएस डॉलर अगेंस्ट 1.6, लगभग डबल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। अच्छा, एनआरआई डिपॉजिट थोड़ा लोअर हुआ है 3.6 अगेन फॉर बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखना है, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दिया, इकोनॉमिक हेल्थ को कैसे दर्शाता है, ठीक है, विद द करंट डेटा। अब क्या है, आपको लिखना है बीओपी क्राइसिस क्या होता है। बीओपी क्राइसिस क्या होता है कि भाई, अगर 40 का है, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो यहीं तक लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन। और 40 का है तो बीओपी क्राइसिस को थोड़ा सा लिखिए, बीओपी हो गया, है ना। तो बीओपी में करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट से पैसा डाल दिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ भी कैपिटल अकाउंट में भी पैसा, मतलब लोन वोन एफडीआई वगैरह कम हो गया, तो फॉरेक्स से। और अगर फॉरेक्स भी नहीं है तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो ये सब चीज़ लिखना है हमें। फिर बीओपी क्राइसिस को, इसको शॉर्ट में लिखना है, ये एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बीओपी क्राइसिस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एफडीआई ज़्यादा करना है, ठीक है। हमारा फॉरेक्स मतलब हमेशा बूस्ट होना चाहिए, ठीक है। अ, नया जो सर्विस सेक्टर है उसको बूस्ट करो, ठीक है। इकोनॉमिक, आप रूरल जो इंडिया है उसको बूस्ट कीजिए ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है ज़्यादा हो पाए। उसके थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जैसे रूरल इकोनॉमी अच्छा होगा। फिर यूनिक चीज़ों को एक्सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए, ठीक है। आप ऑयल इंपोर्ट इंपोर्ट पर आत्मनिर्भरता कम कीजिए। तो ये सब चीज़ होता है बीओपी डेफिसिट या बीओपी क्राइसिस को टैकल करने का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है भाई, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। देखिए हो है क्या, ये आराम से 20 नंबर का पूछा तो जितना दूर बताया उतना। अगर 40 का पूछ दिया, ये मान लीजिए 40 का पूछ दिया, तो भाई बीओपी क्राइसिस को भी थोड़ा टच कीजिए। उसके बाद उसका क्या स्थिति है बीओपी का, वो हमने देख ही लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल, हाउ व्हाट इज द स्टेटस। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आपको कैसे बीओपी को अच्छा करना है वो लिखना है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है, इंपोर्ट कैसे कम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। आप मतलब इसको लिखने की कोशिश कीजिए यार, जो भी देखिए नए लोग जो है ना, उनको मैं यही बोलूंगा भाई, कोई भी एग्जाम का दे रहे हैं मेंस लिखने के लिए, आंख मूंद के पहले लिख लो। गलती है सही है वो अलग है, तो गलती है तो क्या हुआ, को फांसी देने जा थोड़ी जा रहा है। अब लिखो, मैं चैनल बनाऊंगा, अगर कोई नहीं देखेगा तो मैं देख लूंगा आपका कॉपी, ठीक है। मेरा जितना कैपेसिटी होगा भाई, हम लिखेंगे। आप बोलिएगा कि सर आप क्या क्या स्थिति है, आप क्या कौन सा क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो मैं भाई बता दूं, मेरा टीम है जिसमें मैक्सिमम लोग जो है सो जॉब में, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे पोजीशन में, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। किसी ने मेंस क्वालिफाई किया है, फाइनली बहुत लोगों का नहीं भी हुआ है। तो इवन मेरा भी 3-4 नंबर से मेरा मेंस रहा है, कभी मैं डाल दूंगा मार्कशीट अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। आप देख सकते हो, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आप आराम से आंसर लिखिए, जो भी दिक्कत है आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। थोड़ा सा आप रिसर्च करो, आप गूगल में एक आध न्यूज़पेपर देखो, ठीक है। जो इकोनॉमिक टर्म्स है ना उससे आप दोस्ती कर लो, ताकि जब भी पेपर में दिखे तो दिमाग में सट से आना चाहिए कि अच्छा ये मतलब ये होता है। जैसे फॉरेक्स के बारे में क्या होता है, फॉरेक्स का 4 कंपोनेंट है, गोल्ड है, फॉरेन करेंसी है, आपका एसडीआर है, रिजर्व ट्रेंच ट्रांसपोजिशन है। तो ये सब चीज़ आपको मतलब जानना चाहिए, ठीक है। तुरंत जैसे पेपर में देखा ये सब चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए, नहीं तो भाई बड़ा स्थिति
मतलब इकोनॉमिक्स में वैसे भी यार मार्क्स कम ही आता है, आप देख लो। इसमें इतना कुछ है ना, काफ़ी डायनामिक, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत बोरिंग चीज़ है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ अगर एक बार सीख गए। हमको इतना बोरिंग लगता था ना, अभी आपसे पूछिएगा तो सबसे इंटरेस्टिंग हमको इकोनॉमिक्स ही लगता है। बड़ा आसान सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना तो बड़ा आसान है, आप आराम से कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे। ठीक है, बाकी में आप कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आओगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, चलिए उसके लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है।